दोस्तों, कई बार जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी औरत से प्यार करने लगता है तो वह यह कभी नहीं सोचता कि उसकी पत्नी पर क्या बीतेगी। शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वह एक लड़की है, आखिर कर ही क्या लेगी। लेकिन अगर मामला अपने साली का हो तो फिर क्या होना चाहिए? चलिए आज की कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी से। इस पार्टी में कई शादीशुदा कपल्स आए हुए हैं और कुछ लोग अनमैरिड भी है। वहीं पर एक लड़की है, कविता। कविता साड़ी पहने हुए है। वह बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली लड़की है, जबकि वहां मौजूद बाकी लड़कियां दिखने में काफी हॉट और बहुत सुंदर है। और शायद यही वजह है कि बाकी लड़कियां कविता को थोड़ा कम समझती हैं। लोग उसकी तारीफ बस इसलिए करते हैं क्योंकि वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसके बारे में वहां किसी को नहीं पता था। कविता का पति उसी पार्टी के दौरान एक दूसरी लड़की के साथ बाथरूम में होता है और यह सब कविता अपनी आंखों से देख लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सब देखने के बाद भी वह तुरंत कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप वहां से वापस चली आती है, उसी जगह जहां बाकी लोग बैठे होते हैं। लेकिन वहां बैठकर एक कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी है फुर्सतगढ़ की एक लड़की स्मिता की। स्मिता भी बिल्कुल साधारण सी लड़की थी। उसकी शादी हो चुकी थी और बचपन से उसे सिर्फ एक ही बात सिखाई गई थी, पति ही परमेश्वर होता है। शादी के बाद स्मिता पूरे मन से अपने घर को संभालती है। वह खाना बनाती है, अपने पति का ध्यान रखती है और घर के सामने बने छोटे से गार्डन में पौधे उगाती है। उसे पौधे उगाने का बहुत शौक था। इस काम में उसके काका भी उसकी काफी मदद करते थे। वैसे जिस घर में स्मिता अपने पति के साथ रहती है, वह घर असल में उसके पिता ने दिया होता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो उसका पति घर जमाई की तरह वहां रह रहा था। अब बात करते हैं उसके पति की। उसका नाम है पंकज तिवारी। पंकज कोई खास काम नहीं करता और जितना भी कमाता है वह शराब और जुए में उड़ा देता है। फिर जब घर वापस आता है तो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्मिता अपने पति को बहुत मानती है। वह उससे बहुत प्यार करती है और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। पंकज सिर्फ जुआ ही नहीं खेलता था, उसके ऊपर भारी कर्ज भी चढ़ चुका था। और यह कर्ज कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि करीब 27.5 लाख रुपए का था। अब पंकज के पास इतने पैसे थे नहीं कि वह यह कर्ज चुका सके। जिस आदमी से उसने पैसा लिया था वह इलाके का काफी बड़ा और खतरनाक आदमी था। लोग उसे गजेंद्र भैया कहकर बुलाते थे। एक दिन गजेंद्र भैया पंकज को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, भाई कर्ज कब चुकाओगे? पंकज थोड़ा घबरा कर कहता है, भैया दे दूंगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तब गजेंद्र भैया पूछते हैं, लेकिन दोगे कैसे? तभी पंकज एक बात बताता है। वह कहता है कि मुरादाबाद में एक घर है। दोस्तों, जिस घर की बात पंकज कर रहा था वह असल में स्मिता के पिता का घर था। क्योंकि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसीलिए वह घर अब खाली पड़ा था। यह बात सुनकर गजेंद्र भैया कहते हैं, अगर तुम वह घर बेचने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हूं। पंकज को यह बात सुनकर लगा कि अगर वह घर बेच देगा तो उसका कर्ज भी उतर जाएगा और उसके हाथ कुछ पैसे भी आ जाएंगे। शाम को पंकज घर आता है। पहले वह शराब पीता है और उसके बाद स्मिता से उस मुरादाबाद वाले घर को बेचने की बात करता है। लेकिन स्मिता इस बात के लिए बिल्कुल खिलाफ हो। उसका मानना था कि अगर भविष्य में कभी कोई परेशानी या मुश्किल आ जाए तो कम से कम एक घर तो सहारे के रूप में होना चाहिए। इसीलिए वह साफ मना कर देती है कि वह उस घर को नहीं बेचेगी। स्मिता के मना करते ही पंकज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे भी पंकज और स्मिता की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्मिता अपनी सीधी सादी जिंदगी में खुश थी। तभी एक दिन स्मिता को उसकी मौसी का फोन आता है। मौसी उसे बताती है कि उसकी बहन सालू का जॉब लग गया है और सबसे खास बात यह है कि उसे नौकरी फुर्सतगंज में ही मिली है, वही शहर जहां इस समय स्मिता रहती है। स्मिता की मौसी फोन पर कहती है कि अगर सालू के रहने का कहीं इंतजाम हो जाए तो जरा देख लेना। स्मिता दिल से बहुत अच्छी थी। वो तुरंत कहती है, मौसी अगर सालू यहाँ आ रही है तो बाहर रहने की क्या जरूरत है, वो हमारे घर पर ही रहेगी।
मौसी यह सुनकर खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, तुम देख लेना। इसके बाद स्मिता यह बात अपने पति पंकज को बताती है। यह सुनते ही पंकज थोड़ा चिढ़ कर कहता है, कोई धर्मशाला खोल रखे हैं क्या? लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो मान जाता है और कहता है ठीक है, अगर आ रही है तो उसे ऊपर वाला कमरा दे देना। ऊपर का कमरा वैसे थोड़ा स्टोर रूम जैसा था। अस्मिता खुद ऊपर जाती है, उस कमरे को अच्छे से साफ सुथरा करती है और रहने लायक बना देती है। अगले दिन सालू को लेने के लिए पंकज खुद रेलवे स्टेशन जाता है। पंकज ने सालू को बचपन में देखा था, लेकिन इस बार जब वो उसे स्टेशन पर देखता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। सालू अब बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी और बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। पंकज उसे देखकर मन ही मन उस पर लट्टू हो जाता है। वह सालू को घर लेकर आता है। रास्ते में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती है। घर पहुंचने के बाद सालू की मुलाकात स्मिता से होती है। दोनों बहनें काफी समय बाद मिलती हैं, इसलिए बचपन की बहुत सारी बातें करती हैं। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन इसी दौरान पंकज जब भी मौका मिलता है सालू की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाने लगता है और सालू को भी यह बात समझ में आ रही थी। अगले दिन सालू अपने काम पर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम था रतन पंडित। रतन एक पुलिस वाला था। जब वह पहली बार सड़क पर सालू को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर थोड़ा ठहर जाता है। रतन अपने बुलेट पर था। वह सालू को कुछ दूर तक लिफ्ट देता है। रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। फिर रतन सालू का नंबर मांगता है। इसके बाद वह सालू को घर तक छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। समय के साथ सालू अपने जीजा पंकज के और करीब आने लगी। वह अक्सर उसके साथ बाहर घूमने जाने लगी। शुरुआत में यह सिर्फ घूमने तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे दोनों होटल भी जाने लगे। हालांकि सालू सिर्फ पंकज से ही नहीं मिल रही थी, वह बाहर उस पुलिस वाले रतन से भी मिल रही थी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी के करीब थी तो वह था पंकज। एक दिन पंकज सालू के लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदता है। तब सालू भी बस दिखाने के लिए अपनी दीदी स्मिता के लिए एक साड़ी खरीदती है। लेकिन वह साड़ी सेल में लगी सबसे सस्ती साड़ी होती है। लेकिन यह चोरी छुपे चल रहा रिश्ता आखिर कब तक छुपा रहता? एक दिन जब स्मिता घर पर नहीं होती है तब पंकज और सालू घर में अकेले होते हैं और दोनों स्मिता के कमरे में उसी के बिस्तर पर होते हैं। उसी समय अचानक स्मिता घर लौट आती है। जैसे ही वह घर में कदम रखती है उसे कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ती है और जब वो अपने कमरे के अंदर झांकती है तो उसके सामने जो दृश्य होता है उसे देखकर उसकी जिंदगी एक ही पल में टूट जाती है। वो देखती है कि उसका पति पंकज और उसकी बहन सालू उसी के बिस्तर पर है। यह देखकर स्मिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या देखा और क्यों देखा। वह किससे शिकायत करती, अपने पति से या अपनी बहन से? स्मिता चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। वह बाहर जाकर एक पेड़ से लिपट जाती है। वह बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी रहती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, अब वो क्या करे? लेकिन इसके बावजूद भी स्मिता शांत रहती है। वह अपने पति से कुछ नहीं कहती। शायद वह यह सोचकर चुप रहती है कि कभी ना कभी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। घर में कई बार पार्टी का माहौल भी बनता रहता, लेकिन उन पार्टियों में पंकज का ध्यान हमेशा सालू की तरफ रहता। यह बात धीरे धीरे दूसरे लोग भी नोटिस करने लगे थे कि पंकज और सालू के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां हैं। और स्मिता वह अब भी चुप थी। वह इंतजार कर रही थी कि शायद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन पंकज की जिंदगी में एक और बड़ी समस्या थी, उसके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज। और इस बीच एक दिन गजेंद्र भैया उसे एक नया ऑफर देते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे वो मुरादाबाद वाला घर बेच दो, तुम्हारा पूरा कर्ज माफ हो जाएगा और उसके ऊपर मैं तुम्हें 55 लाख रुपए अलग से दूंगा। यह सुनकर पंकज के दिमाग में जैसे लालच का तूफान आ जाता है। उसे लगता है कि कर्ज भी खत्म हो जाएगा और ऊपर से 55 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। वह तुरंत घर आता है और स्मिता को इस बारे में बताता है। शायद स्मिता मान भी जाती, लेकिन अब उसे अपने पति की सच्चाई पता चल चुकी थी। इसीलिए वह साफ साफ कह देती है, नहीं, मैं वह घर नहीं बेचूंगी। स्मिता के मना करते ही पंकज बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे पैसों की बेहद जरूरत थी।
पंकज एक दिन वह शराब पीकर गजेंद्र भैया के पास जाता है, लेकिन उस नशे में वह ऐसी बात कह देता है जो शायद उसे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। वह कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी पत्नी स्मिता को ही रास्ते से हटा देगा। गजेंद्र भैया यह सुनकर कहते हैं, अगर खुद हटाना चाहते हो तो हटा दो। लेकिन पंकज और गजेंद्र भैया के बीच हुई यह बातचीत एक और आदमी सुन लेता है। वह था उस घर का मालिक काका, और वही काका स्मिता के घर के गार्डन की भी देखभाल करते थे। काका स्मिता को अपनी बेटी की तरह मानते थे, क्योंकि उन्हें भी पौधे लगाने का बहुत शौक था और स्मिता को भी। जब काका को यह खतरनाक बात पता चलती है तो वह तुरंत जाकर स्मिता को सब कुछ बता देते हैं। यह सुनकर स्मिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब काका उसे कहते हैं, अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो तुम्हें मारना पड़ेगा, और अगर तुम यह नहीं कर सकती हो तो फिर खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब स्मिता के सामने सच में कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन स्मिता कटहल की सब्जी बनाती है जो सालू को बहुत पसंद थी। वो उसे खिलाती भी है और टिफिन में पैक भी करती है, साथ ही कहती है पूरा खा लेना। उसी दिन सालू ऑफिस से जल्दी घर आती है क्योंकि उसका पेट खराब हो जाता है। जैसे ही सालू घर में आती है, स्मिता कहती है, चलो मैं तुम्हें केले खिलाती हूँ, इससे पेट ठीक हो जाएगा। सालू बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है। तभी स्मिता उससे कहती है कि उसे अपने एक दोस्त के घर माता की चौकी में जाना है। सालू कहती है, कोई बात नहीं दीदी, घर में जो सब्जियां काटनी है मैं काट दूंगी, जिया जी के लिए खाना भी बना दूंगी। स्मिता कहती है, ठीक है तुम कर देना, मैं बस होकर आती हूँ। इतना कहकर स्मिता घर से निकल जाती है। लेकिन जब कुछ समय के बाद वो वापस लौटती है तो घर के अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। वहां उसका पति पंकज और उसकी बहन सालू दोनों की लाश पड़ी होती है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे घर की जांच होती है, लाशों को बरामद किया जाता है और एक एफआईआर दर्ज की जाती है। स्मिता से भी कागजों पर साइन करवाए जाते हैं और फिर पुलिस वहां से चली जाती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि पंकज अक्सर गजेंद्र भैया के पास जाता था और इस केस की जांच करने वाला जो पुलिस वाला था वह और कोई नहीं बल्कि रतन होता है। वही रतन जिससे सालू की मुलाकात हुई थी। जब रतन सालू की लाश देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सब सच में हो गया, क्योंकि वह जल्द ही सालू को अपनी मां से मिलवाने वाला था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। रतन इस केस की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले जाता है गजेंद्र भैया के पास। पहले जब भी वह उनके पास जाता था तो बहुत डरा हुआ और दबा हुआ रहता था, क्योंकि वो हमेशा छोटे मोटे काम के लिए उनसे 2-3 हजार रुपए लिया करता था। इस वजह से गजेंद्र भैया उसे कभी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। अब यह डबल मर्डर केस था और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन गजेंद्र भैया से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। रतन इस बार पूरे रौब के साथ उनके पास पहुंचता है। गजेंद्र भैया तुरंत समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। तभी वह रतन को एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं, स्मिता का एक घर है मुरादाबाद में, मुझे वह जमीन चाहिए। पंकज के ऊपर मेरे 27 लाख रुपए उधार थे, अब वह तो मर गया, तो मुझे वह जमीन दिलवा दो, उसके बदले मैं ऊपर से तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा। जैसे ही रतन यह ऑफर सुनता है कि उसे फ्री में 30 लाख रुपए मिल सकते हैं तो उसके मन में भी लालच आ जाता है। लेकिन शर्त एक ही थी, उसे स्मिता की मुरादाबाद वाली जमीन गजेंद्र भैया को दिलवानी होगी। रतन सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर उस जमीन में ऐसा क्या खास है जिसके लिए गजेंद्र भैया उसे 30 लाख रुपए देने को तैयार है। इसके लिए वह खुद मुरादाबाद जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उस इलाके में एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट को एनओसी मिलने के लिए स्मिता की जमीन बेहद जरूरी थी। अगर वो जमीन नहीं मिलती तो पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता था। अब रतन समझ जाता है कि उस जमीन की असली कीमत क्या है, क्योंकि यह कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि करोड़ों का प्रोजेक्ट था। इसके बाद पुलिस इस डबल मर्डर केस की गहराई में जांच शुरू करती है। रतन सबसे पहले उस होटल में जाता है जहां पंकज और सालू अक्सर मिला करते थे। वो वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और धीरे धीरे इस केस की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन सच तक पहुंचने से पहले वह एक बार सीधे स्मिता से मिलने जाता है। वह उससे कहता है, आपकी मुरादाबाद वाली जमीन की हालत अच्छी नहीं है, अगर आप चाहें
तो मैं उसे बेचकर आपको अच्छे पैसे दिलवा सकता हूँ। लेकिन अस्मिता साफ साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं वह जमीन नहीं बेचूंगी। अब रतन इस केस को और गहराई से खंगालने लगता है और जांच के दौरान उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलता है जो पूरी कहानी को पलट देती है। उसे पता चलता है कि इन दोनों की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद अस्मिता है। दरअसल अस्मिता के जो काका थे, वही माली जो घर के पौधों का ख्याल रखते थे, उन्होंने अस्मिता को एक खास तरह का पौधा दिया था। उस पौधे के फूल को अगर सुखाकर खाने में मिला दिया जाए तो उसे खाने वाले इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है या वह लकवाग्रस्त हो सकता है। और उसी दिन जब अस्मिता ने कटहल की सब्जी बनाई थी तो उसने उसी पौधे के सूखे फूल को उसमें मिला दिया था, जिसे खाने के बाद पंकज और सालू दोनों की मौत हो गई। उस दिन जब अस्मिता माता की चौकी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी तो वह बीच में वापस घर आई थी। वहां उसने देखा कि सालू मर चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब पंकज घर आया तो उसे भी वह खाना खाने के बाद हार्ट अटैक आ गया और इसी तरह दोनों की मौत हो गई। जब रतन को यह पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह सीधे जाकर अस्मिता से बात करता है। रतन कहता है, देखो, तुमने अपनी बहन और अपने पति के साथ क्या किया है यह मुझे सब पता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुरादाबाद वाला जमीन मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हें इस केस से क्लीन चिट दिला सकता हूं। अब अस्मिता बुरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि अगर यह केस कोर्ट तक जाता और कोई भी सबूत उसके खिलाफ जाता तो उसे सीधे जेल हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद अस्मिता कहती है, ठीक है, और फिर वह जमीन के कागज तैयार करवाने लगती है। अब बारी थी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की। अस्मिता ने जमीन के कागज तैयार करवा लिए थे और फिर वह दिन आता है जब रतन को कागज लेने के लिए अस्मिता के घर आना था। रतन घर पहुंचता है। अस्मिता उसे बैठने के लिए कहती है और पूछती है, चाय लोगे? रतन तुरंत मना कर देता है और कहता है, नहीं, तुम्हारे हाथ से तो मैं कुछ नहीं पीऊंगा। क्या पता तुम उसमें कुछ मिला दो और मेरा भी काम तमाम हो जाए। अस्मिता मुस्कुराती है, ठीक है, पहले ये कागज देख लो। वो प्रॉपर्टी के कागज रतन के सामने रख देती है। रतन उन्हें ध्यान से देखने लगता है। कागज कई पन्नों के थे। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता जा रहा था वैसे वैसे वह अपनी उंगलियों को जीभ से गीला करके पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसी कागज के किनारों पर जहर लगा हुआ था। कुछ ही मिनटों में रतन को तेज अटैक पड़ता है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वह पैरालाइज्ड हो जाता है। रतन सब कुछ देख रहा था, सब समझ रहा था, लेकिन उसका शरीर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। उसका मुंह भी टेढ़ा हो गया था। कुछ देर बाद अस्मिता के माली काका वहां आते हैं। वह रतन को एक बोरे में भर देते हैं, फिर उसे दूर ले जाते हैं एक पुल के ऊपर और वहां से जिंदा नदी में फेंक देते हैं। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। याद है ना, यह कहानी कविता उस पार्टी में सुना रही थी। पार्टी में मौजूद बाकी औरतें उत्सुक होकर पूछती है, फिर अस्मिता ने अपने पति को कैसे मारा। तब कविता आगे बताती है, जब पंकज घर आया तो उसे पहले से ही अटैक आ चुका था। वह नीचे गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले वह अस्मिता पर चाकू से वार करने वाला था। तब अस्मिता उससे चाकू छीन लेती है और वही चाकू पंकज के सीने में उतार देती है। इस तरह पंकज की भी मौत हो जाती है। इसके बाद अस्मिता वो घर बेच देती है और उसके बदले उसे 70 लाख रुपए मिलते हैं। पैसे लेने के बाद अस्मिता एक ट्रेन में बैठती है और उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। वह एक नई जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करती है और अपना नाम भी बदल लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। कविता जो यह पूरी कहानी सुना रही थी, असल में वही अस्मिता थी। यह बात उस पार्टी में मौजूद एक आदमी समझ जाता है, क्योंकि वही आदमी कविता का पति था और वही पति जिसे कविता ने कुछ देर पहले बाथरूम में दूसरी औरत के साथ पकड़ा था। वह तुरंत समझ जाता है कि कविता ही असली में अस्मिता है, क्योंकि उसकी पहली मुलाकात उसी स्टेशन पर हुई थी जिसकी कहानी वो सुना रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। जिस रतन को पुल से नदी में फेंक दिया गया था वह मरा नहीं था, वह जिंदा बच गया था। रतन का भाई जो अब उसकी देखभाल कर रहा था। हालांकि रतन अभी भी पैरालाइज था, वह बोल नहीं सकता था और ना लिख सकता था, लेकिन वह जिंदा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।
कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की दिलचस्प कहानी और भी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।